हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट, मैकेनिक्स की यूनिट नंबर थर्ड। हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें देखिए हमारा पहला टॉपिक है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज। ये हमारे पास पहला टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम इस यूनिट के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या पढ़ना होगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन पहले से बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले ये जो टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक को समझते हैं कि हमें इसके अंदर की यूनिट के अंदर क्या स्टडी करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक देखिए, टॉपिक में आया केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो पहला वर्ड यहाँ पे एक एक वर्ड को समझेंगे। देखिए पहला वर्ड जो आपके सामने है वो है मोशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज का मूवमेंट करना, वो क्या कहलाता है, उसका मोशन कहलाता है। अब अंडरस्टूड है कि मोशन होगा तो कोई ना कोई पार्टिकल वहां होगा या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही मूव करेगा तभी उसका मोशन होगा। यानी मोशन क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट का होगा। अब मोशन है, उसके बाद एक वर्ड आया अंडर, यानी हमने मोशन का मीनिंग समझा। मोशन का मीनिंग में है कि कोई पार्टिकल का मूवमेंट करना, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए अगर आप कोई, हम जैसे हम सभी ग्रेजुएशन करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अंडर से हम कर रहे हैं, तो यानी किसी के अधीन आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी मोशन हो रहा है, लेकिन मोशन कहाँ हो रहा है, अंडर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड आया सेंट्रल और फोर्सेस। तो हम जानते हैं यहाँ पे एक वर्ड, अगर हम बात करें पहले फोर्सेस की, तो फोर्सेस हम जानते हैं किसी को कहते हैं, बल को कहते हैं। क्या होता है फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर आप जो प्रेशर करते हो उसके कारण ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, तो क्या कहलाता है, उसका फोर्स कहलाता है। लेकिन यहाँ हमें फोर्सेस नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पढ़ना है सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो अब हमारे पास पूरा अगर टॉपिक को देखना चाहे तो इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले वो देखिए, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। यानी कि हम क्या करेंगे इसके अंदर कि कोई भी जो पार्टिकल होगा ना, उसकी मोशन की स्टडी करने वाले, भाई पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है उसकी स्टडी करेंगे। बट वो स्टडी कैसे करेंगे कि भैया वो स्टडी होगी आपकी अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहा होगा और वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, तब आपको उसकी स्टडी करनी है। यानी हमारा टॉपिक क्या है, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। इसमें हम क्या करने वाले, अगर सीधा बोले तो कि भैया यहाँ पे आप जो कोई भी पार्टिकल उसकी गति की स्टडी करने वाले हो, बट वो गति किसके अंदर होगी, सेंट्रल फोर्सेस की, यानी केंद्रीय बलों के अंदर आपकी वो गति होने वाली है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पे हमने सभी वर्ड सीख लिए, मोशन का पता लग गया, अंडर का पता लग गया, फोर्स का पता। लेकिन अब ये पूरा वर्ड बचेगा हमारे पास, कौन सा, सेंट्रल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है। तो देखिए आपने सेंट्रल फोर्सेस की डेफिनेशन अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी। पहले हम उस डेफिनेशन को देखेंगे कि वो डेफिनेशन क्या थी, और फिर उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको हम ग्रेजुएशन लेवल पे डेफिनेशन किस प्रकार से, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और उसको ग्रेजुएशन लेवल की डेफिनेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमारे डेफिनेशन देखते हैं कि सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए डेफिनेशन, तो चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, पहले उससे देखते हैं, उसके बाद इसको ही हम आगे करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। देखिए प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा उसके बारे में रीड करते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बल। देखिए स्टूडेंट, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपको इंग्लिश ही में मिलता है सारा कंटेंट, तो इसलिए आपको अभी से क्या करना होगा, जो भी हेडिंग जो भी आपकी है, कम से कम आप उनकी इंग्लिश लिखते जाए, साथ के साथ उनकी इंग्लिश को आपको लर्न करते जानी है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस डेफिनेशन क्या होगी, देखिए हमारे पास, तो देखिए स्टूडेंट हमारे सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी कि वह बल जिसकी क्रिया रेखा किसी स्थिर बिंदु से गुजरे और बल का परिमाण दूरी पर निर्भर करे, तो वह बल क्या होता है, हमारे पास केंद्रीय बल कहलाता है। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो। लेकिन इस तरीके की डेफिनेशन हम हालांकि लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं, बट इस तरीके की डेफिनेशन जब आप लिखते हैं तो ये 12th वाला, ये छोटे लेवल वाले में तरीका से। अब इसी डेफिनेशन को हम एक बार देखते हैं। तो इस डेफिनेशन में दो चीजें महत्वपूर्ण है, देखो कौन सी, कि वह बल जिसकी क्रिया रेखा एक तो स्थिर बिंदु से गुजरनी चाहिए, और दूसरी बात बल का जो परिमाण है वो दूरी पर निर्भर करे। यानी इसके अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसी डेफिनेशन को हम एक बार क्या करते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए डिफाइन सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बलों को परिभाषित कीजिए। अगर आप इतना सा इसका आंसर लिख के आएंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके नंबर पूरे ना दें, या हो सकता है दे भी दे। लेकिन इसी को डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे एक बार देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन की जाती है। हालांकि डेफिनेशन में हम बिल्कुल ये लिखने वाले हैं, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक लिखने का तरीका आपको ग्रेजुएशन वाला अपनाना होगा। तो देखिए इसकी अब नई डेफिनेशन क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेंट्रल फोर्सेज की जो ग्रेजुएशन लेवल डेफिनेशन जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में लिखनी है वो क्या है। तो देखिए एक बार डेफिनेशन हमारी सेंट्रल फोर्सेज की डेफिनेशन, आपको ये वाला फॉर्मेट जो मैंने लिखा है यहाँ तक, ये आपको एग्जाम में लिखना है जब आपको पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए सेंट्रल फोर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेफिनेशन आपको दे रखी है उसे एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे आराम से। तो सबसे पहले इसको रीड करके देखते हैं कहना क्या चाहती है। देखो केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेज, यदि किसी बल क्षेत्र में कण पर लगे बल F की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी कोई पार्टिकल, वो समझेंगे बाद में, विशेषताएं। अब एक बार विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए पहला, बल की क्रिया रेखा सदैव किसी नियत बिंदु से गुजरती हो, तथा दूसरी वाली क्या होनी चाहिए, बल का परिमाण नियत बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल,
आदि। इसके दो एग्जांपल है, बहुत नहीं। और गणितीय रूप में अगर हम बात करें सेंट्रल फोर्सेस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद याद रहेगा माइनस आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण, ये हमने रीड कर लिया। अभी तक इसको हमने समझा नहीं, अब इसको समझते हैं वन बाय वन कुछ चीजों को क्लियर करेंगे। देखिए इसको क्लियर करने से पहले हम एक डायग्राम कंसल्ट करते हैं। तो देखिए आप एक डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले। ये मान लीजिए कोई पॉइंट मैंने ओ माना, यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल मान लिया पी, हमारे पास कोई पार्टिकल है। इस ओ पॉइंट को मैंने क्या माना भैया, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, ये नियत बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बल केंद्र। क्या कहा जाता है इसको, बल का केंद्र, यानी बल केंद्र कहा जाता है। अब इस डायग्राम की मदद से वापस इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि एक्चुअल में इस डेफिनेशन में कहना क्या चाहते हैं और समझना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो रीड कीजिए, देखिए यदि किसी बल क्षेत्र में कण एफ पर यदि किसी बल क्षेत्र में कण पर लगे बल एफ की निम्नलिखित विशेषता है। पहले इस लाइन को समझते हैं। मतलब मान लीजिए कोई मेरा यहाँ तक मेरा क्या है, कोई फोर्स का एरिया है, फोर्स का एरिया है। इस फोर्स के एरिया में मान लीजिए कोई पार्टिकल रखा, इस दौरान इस पार्टिकल पर कोई फोर्स लगेगा, तो उस अगर मान लीजिए इस पार्टिकल को फोर्स लगेगा, उस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, अगर उस फोर्स पर लगने वाले उस पार्टिकल जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स में निम्नलिखित विशेषता है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी मिल जाए तो आप उस फोर्स को क्या कहेंगे, केंद्रीय बल कहेंगे, ठीक है। तो ये पहली लाइन का मीनिंग समझ में आया कि यदि किसी बल क्षेत्र में कण पर लगे बल F की निम्नलिखित विशेषताएं है। इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई मान लीजिए यहाँ पे फोर्स का कोई एरिया होगा, उस फोर्स के एरिया में आपने कोई पार्टिकल रखा, इस दौरान उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। जब उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो उस फोर्स में जो पार्टिकल जो फोर्स लग रहा है, अगर उस फोर्स में दोनों प्रॉपर्टी पाई जाए तो आप क्या कहते हैं कि उसको केंद्रीय बल कहते हैं। ये इस लाइन से हमारे पास क्लियर हुआ। अब हम पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बल की क्रिया रेखा, बस यही रुकना है। पहले वर्ड आया हमारे पास क्रिया रेखा। पहले हम समझते हैं कि भाई क्रिया रेखा क्या होती है। देखिए क्रिया रेखा क्या होती है, क्रिया रेखा, रेखा का मतलब क्या होता है, लाइन। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास O और P के बीच में मान लीजिए और P के हमने डिस्टेंस मान ली R, और इस दौरान हमने मान लीजिए इन दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो हमने क्या माना भैया, F। देखिए वापस समझिए, यहाँ पे मान लीजिए O और P दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में फोर्स काम कर रहा है, मैंने माना फोर्स काम कर रहा है। तो जो फोर्स का एरिया है वो मान लीजिए यहाँ और यहाँ इन दोनों बीच बिंदुओं में काम कर रहा है हमारे पास फोर्स का एरिया, यानी ये मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इस लाइन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन को हम क्या कहते हैं, रेखा। और वह ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपका फोर्स काम कर रहा है वो क्या कहलाती है, आपकी लाइन ऑफ एक्शन, या कहा जाता है क्रिया रेखा। तो समझ में आया क्रिया रेखा मीनिंग क्या है, कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपका फोर्स काम कर रहा है क्या कहलाती है, क्रिया रेखा, ठीक है। आप समझते हैं आगे। बल की क्रिया रेखा मतलब बल की ऐसी लाइन जिस पर आपका फोर्स काम कर रहा है सदैव किसी नियत बिंदु से गुजरती हो। मतलब हमेशा वो क्या होनी चाहिए, वो लाइन जिसके ऊपर आपका फोर्स काम कर रहा है वो एक फिक्स पॉइंट से गुजरनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी भैया हमारे पास ये लाइन है, हमने अभी बोला है कि इस लाइन पे फोर्स काम कर रहा है, और ये जो फोर्स है वो ये जो लाइन है ये जो लाइन है वो किसी फिक्स पॉइंट से गुजर रही है। बिल्कुल हमने वो पहले कंसीडर किया क्या था, फिक्स पॉइंट है, यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी से यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी की बल की क्रिया रेखा सदैव नियत बिंदु से गुजरती हो, सेटिस्फाई हो गई। आप इस लाइन का मीनिंग समझ लीजिए कि बल की क्रिया रेखा का मीनिंग क्या होना चाहिए आपके पास, कि बल की वह लाइन जिसके ऊपर बल काम कर रहा है क्रिया रेखा कहलाती है, वो क्या करनी, सदैव नियत बिंदु से गुजर रही है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बल का परिमाण, परिमाण का मीनिंग उसकी मॉड्यूलस वैल्यू। बल का परिमाण नियत बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। देखिए समझिए इसे, देखिए हमने यहाँ पे बोला कि बल का परिमाण नियत बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है। पहले से समझते ये बड़ा यहाँ पर दूरी पर निर्भर करता है। देखिए दूरी पर निर्भर करने का मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ रखा हो, एक पार्टिकल यहाँ रखा हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब मान लीजिए मैंने इन दोनों पार्टिकल को या तो पास लाया या दूर लेके गया, इस दौरान देखिए जो डिस्टेंस में चेंज हुआ मतलब दूरी में चेंज हुआ। अगर दूरी में चेंज कर रहे हैं यानी इनको पास ला रहे हैं या दूर ला रहे हैं, तो इनकी जो दूरी जो डिस्टेंस उसमें चेंज हो रहा है, अगर उस चेंज के दौरान बल का मान घटता है या बढ़ता है तब हम कहेंगे कि बल दूरी पर निर्भर करता है। तो दूरी पर निर्भर करने का मीनिंग क्या है, कि जब आप उन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उस दौरान अगर बल का मान कम या ज्यादा होता है तो आप कहेंगे क्या, वो बल क्या करता है, दूरी पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो यहाँ हमें समझना है कि बल का परिमाण नियत बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है कि बल का जो परिमाण होगा भैया, जब आप नियत बिंदु से कण की दूरी को तो देखिए कहने का मीनिंग क्या है कि बल का जो परिमाण होगा वो नियत बिंदु से, मान लीजिए आप कण की दूरी, ये पार्टिकल आप यहाँ लेके आओगे या इस पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, इस दौरान आपने दूरी बढ़ाई और दूरी घटाई, तो उस दौरान बल के परिमाण में भी चेंज होना चाहिए। ये लाइन कहना चाहती है, दिशा पर नहीं। मतलब दूरी को चेंज कर रहे हो तो भैया चेंज होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, अभी दोनों प्रॉपर्टी अगर इस फोर्स के अंदर अप्लाई होती है तो इस फोर्स को हम क्या कह देंगे भैया, हमारे पास ये फोर्स कहलाएगा क्या, केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो इस प्रकार के बल को हम कहते हैं केंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। उसका देखिए उदाहरण, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल क्या है भैया, केंद्रीय बलों के उदाहरण है।
तो हम एक बार चेक करते हैं कि स्थिर विद्युत बल क्या कैसे हमें कैसे पता लगा। यहाँ तो हमें लिख दिया कि उदाहरण स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल आदि इसके उदाहरण है। लेकिन हम चेक करते हैं कि स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल का उदाहरण कैसे है। तो देखिए हम चेक करेंगे स्थिर विद्युत बल मतलब कूलाम के नियम में जो फोर्स निकालते हैं वो वाला बल, ठीक है। स्थिर विद्युत बल हमें चेक करना है कि वो केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल होने का मीनिंग क्या है कि उसके जो फोर्स है उस फोर्स में दोनों प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम कूलाम का नियम डेरिवेटिव करते हैं तो उसके अंदर हम डायग्राम कंसीडर करते हैं भैया। यहाँ पे हम लेते हैं भैया, मान लीजिए दो आवेश लेते हैं भैया, एक हम Q1 लेते हैं, एक हम लेते हैं Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मानते हैं R। अब देखिए दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि कूलाम का जो नियम होता है वो स्थिर आवेशों के लिए वैलिड है। मतलब स्थिर आवेशों के मतलब ये वाला पॉइंट हम क्या कह रहे हैं भैया, ये वाला पॉइंट फिक्स है। उसके बाद हमें पता है अब इन दोनों आवेशों के मध्य जो फोर्स काम करेगा वो इधर इन दोनों के बीच में काम करेगा, या तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा या दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, हो सकता है। तो यानी कि फोर्स हमारा कहाँ काम कर रहा है, यहाँ इन दोनों यानी इस लाइन के ऊपर फोर्स काम कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं भैया, जो फोर्स है या तो हो सकता है आवेश अगर दोनों में क्या हुआ, एक अपोजिट होंगे तो आकर्षण करेंगे और समान होंगे तो रिपल्सन करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो फोर्स है इस लाइन के ऊपर काम कर रहा है, और ये लाइन वह लाइन जिसके ऊपर हमारा फोर्स काम करता है क्या कहलाती है, क्रिया रेखा। यानी पहली प्रॉपर्टी देखिए सेटिस्फाई होगी कि बल की क्रिया रेखा यानी वह लाइन जिसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है वो स्थिर बिंदु से गुजरे, और ये दोनों के दोनों स्थिर है क्योंकि कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तो सदैव किसी नियत बिंदु से गुजरती है, पहली प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरी, बल का परिमाण यानी बल की जो भी परिमाण है जिसमें डायरेक्शन ना हो, नियत बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है। और हम जानते हैं जब हम कूलाम का नियम डेरिवेटिव करते हैं तो उसके अंदर हम जानते देखिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। ये हम जानते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। यानी कि हम कह सकते हैं कि F इज डिपेंडेंट ऑन r। यही तो हमें करना है कि भैया F क्या है, दूरी पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, F इज डिपेंडेंट ऑन r। तो देखिए यहाँ पे जो F है वो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहते हैं कि भैया ये क्या है, केंद्रीय बल यानी कि स्थिर विद्युत बल जो कूलाम के नियम में फोर्स का जो सूत्र निकालते हैं कौन सा, F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। ये जो फॉर्मूला है यानी यहाँ से जो विद्युत बल का फॉर्मूला आता है वो क्या है, एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। समझ में आया वो कैसे, इस तरीके से। यानी हमने यहाँ तक डेफिनेशन को क्लियर कर लिया। उसके बाद देखिए मैथमेटिकल रूप में, मैथमेटिकल ये तो हमारा डेफिनेशन फॉर्म में था, अब मैथमेटिकल रूप में। तो मैथमेटिकल रूप में देखिए सेंट्रल फोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एक करके इसको भी समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा F फैक्टर R। इसका मतलब क्या है भैया, जो R जो आपका जो फोर्स है ना वो स्थिर क्योंकि फोर्स क्या है वो इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है, नियत बिंदु से दूरी मतलब हम कह सकते हैं R। ये R डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, R के ऊपर, यानी फिक्स बिंदु से गुजरना चाहिए। पहली लाइन तो ये। अब इसका दूसरी लाइन क्या कहते हैं कि बल का परिमाण, यानी आप इसकी मॉडुलस वैल्यू लोगे। अगर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके बराबर होता है, यहाँ पे R के आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा FR हमारे पास एज इट इज, और देखिए R वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। और देखिए हम जानते हैं कि जो R वेक्टर हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस होता है 1। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा FR। इसका मीनिंग समझते हैं, मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं कि भैया Fx, इसका मतलब क्या है, F इज द फंक्शन ऑफ, इसका होता है x, मतलब F क्या है, x पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे F आ रहा है, इसका मतलब क्या है, F इज द फंक्शन ऑफ R। F क्या है, R का फलन है। इसका मतलब क्या है, F R पर डिपेंड करता है, जो कि हमारी सेकंड डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकल रूप में हमने दोनों को डेफिनेशन कर दिया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए हमने यहाँ भी इसमें क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक चीज हो रहेगी, प्लस माइनस। देखिए हो सकता है ये फोर्स हमने जो लगाया यहाँ पे, हो सकता है दोनों पार्टिकलों के बीच में आकर्षण हो जाए, हो सकता है दोनों पार्टिकलों के बीच में प्रतिकर्षण हो जाए, दूर दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रकृति का हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसके लिए भैया आकर्षण और प्रतिकर्षण इसमें कैसे पता लगेगा, तुमने साइन बता दिया, प्लस और माइनस। अगर माइनस साइन यूज करते हैं तो माइनस साइन का मीनिंग क्या है कि जो केंद्रीय बल होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण वाली, ठीक है। अगर हम प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस साइन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको समझना होगा केंद्रीय बल की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, प्रतिकर्षण वाली होगी। इस तरीके से हमारा पूरा सेंट्रल जो फोर्सेस था वो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इस तरीके की डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी आनी है। 12th वाली जो डेफिनेशन मैंने पहली बार लगाई तो प्रीवियस क्लासों तक ठीक थी, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज करें। आपको भी लग रहा होगा कि इस तरह की जब डेफिनेशन हम लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर लिए जाते हैं। तो देखिए ये हमारा इस यूनिट का इंट्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, जिसमें मोशन पढ़ा, मोशन समझा, फिर अंडर का मीनिंग समझा, फोर्सेस का मीनिंग समझा, और लास्ट में समझ लिया भैया सेंट्रल फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यानी हमारा जो टॉपिक, पहले टॉपिक की जो हेडिंग थी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, वो पूरी तरीके से हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद अभी तक हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो अब सेंट्रल फोर्सेस में मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसमें पढ़ेंगे कि भाई पार्टिकल की जो गति है कहाँ होती है। मान लीजिए पार्टिकल जो गति है वो प्लेन में हो रही है, इस दौरान उसका मान लीजिए
कोणीय संवेग क्या है, ये सभी को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।